हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्यूब गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिसकी हर साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और हमें साइड ए बी के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर हम एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं V वोल्ट की, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I बाहर निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट I एंटर कर रहा है। तो टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू बैटरी इज I। तो विल ट्राई टू फाइंड ए रिलेशन V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट। I के साथ जो कुछ भी कांस्टेंट होगा दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू आर इक्वलेंट। तो विल ट्राई टू फाइंड ए रिलेशन लाइक दिस। इसके लिए हम करंट को डिवाइड करते हैं, दो तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट मेथड में करंट को डिवाइड करते हैं। करंट को डिवाइड करने के लिए देखिए आप A से चलकर अगर हम D तक पहुँचें और H तक पहुँचें तो D और H दो पॉइंट हैं। वो D और H पॉइंट A के रेस्पेक्ट में, अगर आप D से A को देखें और H से A को देखें, दोनों एक जैसी सिचुएशन है। और D से अगर आप B को देखें और H से B को देखें तो भी एक जैसा ही रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब D और H का A और B के साथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, और D और H का अगर A और B के साथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में सेम करंट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि करंट अगर इस वाली ब्रांच में हम ये एज्यूम करें कि AB ब्रांच में करंट डिवाइड होगा, AD में मान लेते हैं करंट I1 गया तो AH में भी I1 जाना चाहिए, और AB में बचा हुआ I माइनस 2I1 करंट चला जाएगा। अब आप H पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आप इनपुट पर अगर देखें तो यहाँ से A से तीन जगह डिवाइड हुआ है। A से B गया, A से D और A से H। इसी तरीके से अगर आप B पर देखें तो तीन तरफ से आया है करंट। तो B पर जो करंट तीन तरफ से आया है, इनपुट आउटपुट सिमेट्री की वजह से वो तीनों जो साइड से करंट आ रहा है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा A पर डिवाइड हुआ था। इसका मतलब CB ब्रांच में I1 करंट वापस आना चाहिए और EB ब्रांच में I1 करंट जाना चाहिए। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो अगेन इनपुट आउटपुट सिमेट्री से ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है कि जैसे A पर डिवाइड हुआ तीन पार्ट में, वैसे ही B पर तीन पार्ट से मिलकर करंट वापस आ गया। अब अगर आप देखें तो H के रेस्पेक्ट में जैसा E है, H के रेस्पेक्ट में E, वैसे ही D के रेस्पेक्ट में C है इनपुट आउटपुट सिमेट्री से। तो जितना करंट H से E पर जाएगा उतना ही D से C पर जाना चाहिए। तो इस करंट को अगर हम कह दें कि ये करंट I2 गया यहाँ पर, तो इधर भी हम करंट DC में भी I2 ले लेंगे। अब I2 करंट इधर गया है तो HG में बचा हुआ करंट I1 माइनस I2 जाएगा। इस पर जंक्शन पे टोटल करंट I1 आ रहा था, I1 माइनस I2 HG में चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो D पॉइंट पर I1 करंट आया था, I2 चला गया, तो DG ब्रांच में I1 माइनस I2 करंट चला जाएगा। अब अगर आप देखें तो G पर I1 माइनस I2 दो तरफ से आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि GF में 2 इंटू I1 माइनस I2 करंट जाएगा, और 2 इंटू I1 माइनस I2 अगेन हाफ ऑफ I1 माइनस I2 और I1 माइनस I2 डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से हर ब्रांच में करंट आ जाता है। C पर आप देख सकते हैं दो तरफ से करंट आया, I2 एंड I1 माइनस I2, और मिलके कितना चला गया I1, तो जस्टिफाई हो जाता है। यहाँ से I1 माइनस I2 आया और यहाँ से I2 आया, मिलके इधर I1 चला जाता है। तो ये आपके पास सिचुएशन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 अननोन I, I1 एंड I2। तो तीन इक्वेशंस बना लेते हैं। V से 0 तक जाने के हमारे पास तीन रास्ते हैं, तीनों रास्ते ले लेते हैं जो कि पैरेलल में होंगे। तो एक इक्वेशन में चाहूँ तो सीधे सीधे V से 0 तक जाने की इस तरीके से लिख सकता हूँ कि V से 0 तक गए तो ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, A टू B अगर जाते हैं तो V शुड बी इक्वल टू I माइनस 2I1 इंटू R। ये सीधे V से 0 तक पहुंच जाते हैं, तो V इक्वल टू IR माइनस 2I1R, ये एक इक्वेशन आपकी हो जाती है। A से चल के डायरेक्ट B तक पहुंचेंगे और V माइनस IR इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन इसमें लगा दी है। दूसरा एक और कोई पाथ देख लेते हैं। मान लीजिए A से D, D से C और C से B तक आ जाते हैं। तो अगर हम ये वाला पाथ लेकर चलते हैं, ये पाथ हमारा हो गया कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A टू B, फर्स्ट पाथ था। सेकंड पाथ हम ले लेते हैं A टू D टू C टू B,
यहाँ पर भी हम v से 0 तक जा रहे हैं, तो v से चलना शुरू करते हैं, तो v इज इक्वल टू I1R आ जाता है, प्लस I2R आ जाएगा, और प्लस I1R एक और आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू 2I1R प्लस I2R। ये दूसरी इक्वेशन हो जाती है आपकी। तीसरी एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, एक कोई और पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पाथ हम मान लीजिए बाहर बाहर चले जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं, ऐसे करके भी हम सीधे सीधे पहुंच सकते हैं। तो ये आपका पाथ हो जाएगा A टू H टू G टू F टू C टू B। अगर ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा V माइनस V इज इक्वल टू I1R प्लस I1 माइनस I2 इंटू R प्लस 2I1 माइनस I2 इंटू R और आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू I1 माइनस I2 इंटू R प्लस I1 माइनस I2 इंटू R एक और आ रहा है, तो बेसिकली ये हो गया 4 इंटू I1 माइनस I2 इंटू R माइनस IR प्लस IR। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाता है, v इक्वल टू I1 प्लस 4I1 प्लस I1 दैट इज 6I1R माइनस 4I2R। ये तीन इक्वेशंस आपके सामने बन जाती हैं। I2 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या I2 को एलिमिनेट कर देते हैं 2 और 3 में से, तो I1 आ जाएगा, और I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 8I1R प्लस 4I2R। ये मैंने क्या किया, 2 इंटू 4 कर दिया। इससे आपके पास जो रिलेशन आया उसमें 4I2R कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक रिलेशन आ जाता है 5v इज इक्वल टू 14I1R। तो I1R की वैल्यू अगर मैं 5v/14 ये इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो पुटिंग I1R इक्वल टू 5v/14, पुटिंग कितना, I1R इक्वल टू 5v/14 इन इक्वेशन 1। तो आप देखिए, आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, v इज इक्वल टू IR माइनस 2 इंटू I1R इज 5v/14। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, v प्लस 5v/7 इज इक्वल टू I इंटू R दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 12v/7। तो v इज इक्वल टू 7/12 R इंटू I। ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, और अगर इसको आप कंपेयर करें तो R इक्वलेंट कितना आ जाता है आपके पास, 7R/12। ये आपके पास आंसर आ जाता है। एक और मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सेकंड मेथड से, तो सेकंड मेथड से देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस a को v पर मान लूँ और b को 0 पर मान लूँ, तो अगर h को और d को देखेंगे तो अगर इसको x पर मानता हूँ h को, तो d को भी x पर ही होना चाहिए। और जो करंट इधर गया है a से d वही c से b में वापस आया है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस v और x a और d के बीच का है वही b और c के बीच का भी होना चाहिए, तभी करंट सेम होगा। तो b का पोटेंशियल अगर 0 है तो c का पोटेंशियल v माइनस x हो जाना चाहिए, तभी c और b के बीच का उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो a और d के बीच का है v माइनस x। और इसी तरीके से e पॉइंट भी v माइनस x हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ से भी करंट सेम आएगा। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री से हमें पता लग गया कि x और v माइनस x हमने मान लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से जो h से g पर गया है, अगर मैं इसको y मान लूँ, तो इसी तरीके से यहाँ जो x है इससे नीचे की तरफ ये y पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, दोनों के बीच में x माइनस वाई और x माइनस वाई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सेम हो गया। और f को मैं किसी z पर मान लेता हूँ, तो आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाते हैं। अगर आप इसमें देखें तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने v से चलना शुरू किया, v के बाद हमारे पास v और 0 के बीच में हमने सारे रेजिस्टेंस लगाए हैं। एक रेजिस्टेंस v माइनस v के बाद क्या लिया है हमने, v के बाद x लिया है, और इधर आपके पास 0 के बाद कितना लिया है हमने, v माइनस x लिया है। और फिर
y और z 2 पॉइंट्स और हमने इनके बीच में लिए हैं। इसके बीच में अगर हम देखें तो एक तो v और 0 के बीच में एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है r, तो v और 0 के बीच में हम एक रेजिस्टेंस r लगा देते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस हमने यूज़ कर लिया। v और x के बीच में 2 रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो v और x के बीच में हम 2 रेजिस्टेंस लगा देते हैं r के। ये हमने यूज़ कर लिया v और x ये वाला एंड v और x ये वाला। इसी तरीके से लेकर x से और v माइनस x के बीच में, x से v माइनस x के बीच में आपको 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। x से v माइनस x के बीच में एक ये है और x से v माइनस x के बीच में एक ये है। तो x से v माइनस x के बीच में एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं। तो x से v माइनस x के बीच में हमने 2 रेजिस्टेंस और यूज़ कर लिए। x से y के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है, x से y के बीच में एक, x से y के बीच में रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा देते हैं x से y के बीच में। और x से y वाले रेजिस्टेंस भी हमने यूज़ कर लिए हैं, तो इसको भी हम कट कर दिया x से y और x से y। अब हमारे पास एक y से z एक रेजिस्टेंस बचता है, y से z एक रेजिस्टेंस r लगा देते हैं। अब हमारे पास बचा ये z टू v माइनस x, तो z टू v माइनस x एक रेजिस्टेंस ये है और z टू v माइनस x एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लगा दिया। एक रेजिस्टेंस हमारे पास v माइनस x से 0 के बीच में बचा, v माइनस x के बीच 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने और लगा दिया। तो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 रेजिस्टेंस हमारे पास और बचे हैं। एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस बचा है Z से लेकर ये वाला जो रेजिस्टेंस है V माइनस एक्स, Z से V माइनस एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास V माइनस एक्स से 0 के बीच में बचा। तो Z से V माइनस एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ये वाला, और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं V माइनस एक्स से 0 के बीच में। तो V माइनस एक्स से 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये आपके टोटल 12 रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ये आपका सिंपल देखेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ तो ये r/2 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर r और r पैरेलल में है, r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा। तो इन सबको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ r/2, दिस इज़ r/2, दिस इज़ r/2। इसके साथ आपका पैरेलल में यहाँ पर r/2 का रेजिस्टेंस और आ गया है, तो दिस रेजिस्टेंस r/2 एंड दिस रेजिस्टेंस हमने यूज़ कर लिया r/2, दिस इज़ r/2, दिस इज़ r, दिस इज़ r/2। एक और आपके पास r/2 आ जाता है और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट से, और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस यहाँ पर r रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये भी आपके पास सिंपल सा हो गया। ये r/2 और r किस में हो गए, बेसिकली पैरेलल में हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपके पास बन जाएगा, इधर ये r/2 रह जाता है, देन r/2 r एंड r/2, दिस बिकम्स 2r। इसके साथ एक r/2 और रहता है। पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो r/2 इनके बीच में लग जाता है एंड नीचे एक रेजिस्टेंस r और लगा हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2r एंड r/2 पैरेलल में है, तो 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये कितना आ जाता है, 2r डिवाइडेड बाई 5, 2r डिवाइडेड बाई 5 आ गया, और 2r डिवाइड बाई 5 के साथ r/2 प्लस r/2, तो 2r/5 प्लस r, ये मिलके आपका हो जाता है 7r/5, और 7r/5 और r पैरेलल में हो जाते हैं। तो ये इक्वलेंट r इक्वलेंट आपके पास आ जाता है 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r, दैट इज इक्वल टू 7r डिवाइडेड बाई 12। तो r इक्वलेंट इस तरीके से भी आपका 7r/12 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं
दो मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, बट अगर आप पेशेंटली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हैव ए गुड डे।